Hello everybody. So welcome to our channel Engineers Guru. So we were discussing certain important questions on building material. So let us begin our next session of revision through question for SSC JEE and other exams on building material. So let us begin our session again. फिर से हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाते हैं और देखते हैं क्या आपसे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. Got my point? So these lectures that we are taking in this revision through question series is important for everybody जो भी SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या स्टेट PSCs के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो या कोई भी JEE वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो है प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही. ओके, सो लेट अस बिगिन. इस क्वेश्चन को देखिए जरा, फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को. आंसर बताएंगे सभी. क्या आंसर है? ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ. सो देखो ग्रेनाइट है ना, एक किस टाइप का रॉक है? ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? जो कि लावा के डिपॉजिट, मोल्टन लावा के डिपॉजिट होने से या सॉलिडिफाई होने से जो बनते हैं, दोज रॉक्स आर नोन एज इग्नियस रॉक. है ना, जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या निकलता है? लावा. और लावा जब अर्थ सरफेस पे सॉलिडिफाई हो जाता है या अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक. एंड ग्रेनाइट इज अ वैरायटी ऑफ इग्नियस रॉक ओनली. और ग्रेनाइट इज रिच इन व्हाट? ग्रेनाइट इज रिच इन क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका. तो ग्रेनाइट आपने देखा ही होगा, किचन्स वगैरह के स्लैब्स में यूज करते हैं. स्टोन एज अ स्टोन काफी ज्यादा बिल्डिंग के इंटीरियर्स में यूज होता है. तो ये ग्रेनाइट का जो बेसिक मिनरल्स है जो ग्रेनाइट बनाते हैं वो क्या है? ये रॉक मिनरल्स है. सो व्हाट आर द मिनरल्स दैट आर कंटेन्ड इन ग्रेनाइट? दैट इज क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका. ये तीनों ही मिनरल्स जो है हमारे ग्रेनाइट में पाए जाते हैं. क्लियर है? सो करेक्ट आंसर इज डी हियर. बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Rocks formed due to alteration of original structure due to heat and excessive pressure are called. देखो रॉक्स तीन टाइप के, बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. कौन कौन से? सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स. व्हाट आर दोज थ्री रॉक्स? थोड़ा डिटेल में बता देते हैं. देखो, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल डिपोजिशन और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. वो तीन कैटेगरी क्या है? Either the rocks can be sedimentary or they can be igneous or they can be metamorphic. Sedimentary rocks क्या होते हैं? That are formed from the weathering of existing rocks or any biological matter. So organic matter के weathering से या existing rock particles के weathering से जो rock बनता है that is known as sedimentary rock. देखो नाम में ही है sediments. कैसे बनेगा? Due to disintegration of rocks. Weathering of rocks का मतलब क्या है? Disintegration of rocks into smaller pieces. This process is known as weathering. ये तो आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, उसी weathering की बात कर रहे हैं. तो सेडिमेंट्री रॉक्स वेदरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स से बनता है. इग्नियस रॉक्स जो कि मैंने बताया, दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा. लावा के सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक. अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? देखो सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक का मॉडिफिकेशन, उनके स्ट्रक्चर का अगर मॉडिफिकेशन हो जाए ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड प्रेशर इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म. अब याद रहेगा आपको. तो कुल मिला के यही है कि सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक फंडामेंटल रॉक्स है, उनका जब के ट्रांसफॉर्मेशन होता है थ्रू अ प्रोसेस दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म, तब हमें क्या मिलता है? मेटामॉर्फिक रॉक. सो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर अंडरगॉन कंसिडरेबल चेंज विद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? मेटामॉर्फिज्म. एग्जांपल्स देख लेते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स एग्जांपल क्या है? जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल्स, ग्रेवल्स, लिग्नाइट. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. फिर इग्नियस रॉक का एक एग्जांपल तो देख लिया, ग्रेनाइट. उसके अलावा क्या है? देखो ट्रैप, डॉलराइट, बसाल्ट,
granite, pegmatite, diorite, etc. So these are all the rocks of volcanic origin, क्योंकि ये लावा के डिपॉजिट एंड लावा के सॉलिडिफिकेशन से बने. So these rocks are all having the volcanic origin. Black cotton soil याद है ना कैसे बनता है? Due to weathering of basalt and trap. Chemical weathering of basalt and trap leads to the formation of black cotton soil. याद आ रहा होगा आपको, तो वहां पर भी आपने पढ़ा था. Those were igneous rocks. एंड लास्ट में मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल देख लो. मार्बल किसके मेटामॉर्फिज्म से बना है? मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटामॉर्फिज्म ऑफ लाइमस्टोन. सो लाइमस्टोन से बनता है हमारा मार्बल. नेक्स्ट इज क्वार्ट्जाइट, जिसका वेदरिंग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती है. इट इज मोर रेजिस्टेंट और इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू वेदरिंग एक्शन. सो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटामॉर्फिज्म ऑफ सैंडस्टोन, याद रखेंगे. और स्लेट कैसे बना है? इट इज फॉर्म फ्रॉम द मेटामॉर्फिज्म ऑफ शेल एंड और मडस्टोन. तो शेल और मडस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से बनता है हमारा स्लेट. गॉट माय पॉइंट? सो इतनी सारी बातें आप रॉक्स के बारे में याद रखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी ये. इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए. सो देखो अब क्वेश्चन क्या था. सो रॉक्स due to alteration of original structure due to heat and pressure is known as what? Metamorphic rocks. So ये कैसे बनते हैं? Due to alteration of fundamental rocks like igneous and sedimentary rocks. So correct answer क्या हो जाएगा? Metamorphic rock. That is the correct answer is C. C is the correct answer. Got my point? सिंपल सवाल था, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखेंगे. अब आप काफी बेसिक क्वेश्चन है रॉक्स का. तो रॉक्स के ना मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इस सीरीज में कवर कर दूंगा, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? ये तो अभी बता दिया था. क्वार्ट्जाइट की वेदरिंग रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा होती है, दैट इज सी. एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटामॉर्फिज्म ऑफ सैंडस्टोन. अभी दिखाया था, देखो मेटामॉर्फिज्म ऑफ सैंडस्टोन से बनता है हमारा क्वार्ट्जाइट. क्लियर है? फिलाइट है ना, देखो मेटामॉर्फिज्म मेटामॉर्फिक रॉक का भी हो सकता है. स्लेट का जब मेटामॉर्फिज्म होता है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फिलाइट. तो स्लेट भी मेटामॉर्फिक रॉक है, फिलाइट भी मेटामॉर्फिक रॉक है. स्लेट के मेटामॉर्फिज्म से बनता है मेरा फिलाइट. सो फिलाइट किसके मेटामॉर्फिज्म से बनता है? स्लेट के मेटामॉर्फिज्म से. तो मेटामॉर्फिक रॉक का भी मेटामॉर्फिज्म हो सकता है. गॉट माय पॉइंट? बाकी लाइमस्टोन तो किस टाइप का रॉक है? इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक. ये तो मेटामॉर्फिक रॉक है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता. क्लियर है? सो करेक्ट आंसर इज सी हियर. क्लियर है? बढ़ते हैं. तो क्वार्ट्जाइट का वेदरिंग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा होती है. इट इज वेरी मच इनर्ट. बढ़े आगे. फोर्थ, रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर. देखो अब रॉक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक आर्जिलेशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक, सिलिशियस रॉक्स एक्सेट्रा. सो आर्जिलेशियस रॉक्स आर रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिना. सिलिशियस रॉक में सिलिका का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है, कैलकेरियस रॉक में कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा होता है. गॉट माई पॉइंट? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैलकेरियस रॉक. देखो कैलकेरियस कैल्शियम रिच है, आर्जिलेशियस एल्यूमिना रिच है और उसमें सिलिका भी है, और सिलिशियस रॉक इज वेरी मच सिलिका रिच. गॉट माई पॉइंट? और आर्जिलेशियस रॉक्स और कैलकेरियस रॉक फॉर्म्स द फंडामेंटल ऑर्गेनिक मटेरियल, फंडामेंटल इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. याद है ना, सीमेंट को कैसे बनाते हैं? थ्रू आर्जिलेशियस एंड कैलकेरियस रॉक्स. क्लियर? प्रॉपर मात्रा में मिक्स करके हम फिर जो है क्लिंकरिंग वगैरह करते हैं या उसका कैल्सिनेशन करते हैं, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर. ये तब सीमेंट के प्रोसेस आपने देखा ही होगा. सो आर्जिलेशियस रॉक इज रिच इन एल्यूमिना एंड क्ले और सिलिका. गॉट माई पॉइंट? सो करेक्ट आंसर इज बी हियर. याद रखिएगा. बढ़ते हैं आगे, ये तो आपको पता भी होगा. नेक्स्ट इज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक मार्बल इज नोन एज. देखो मार्बल इज रिच इन लाइम. मार्बल कैसे बना? ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म ऑफ लाइमस्टोन. तो लाइम रिच है, इट इज रिच इन लाइम, मतलब कैल्शियम रिच है. तो किस टाइप की रॉक हो जाएगी? कैलकेरियस रॉक. अब मार्बल, चौक, लाइमस्टोन ये सब कैलकेरियस रॉक्स है. दीज आर ऑल रिच इन कैल्शियम.
So these are all what? Calcareous rocks. So correct answer is here. Calcareous rocks क्या होते हैं तो मैंने समझा ही दिया था. देखो कितने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट देखो, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एटलीस्ट 100 MPa. याद रखिएगा, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की जो क्रस्टिंग स्ट्रेंथ है वो कम से कम 100 MPa होनी चाहिए. स्टैंडर्ड है, क्लियर, याद रखिएगा इस बात को. बढ़ते हैं आगे. द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ ब्रिक इज, देखो अब मॉड्यूलर, स्टैंडर्ड ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? दीज आर मॉड्यूलर ब्रिक्स. स्टैंडर्ड ब्रिक्स और मॉड्यूलर ब्रिक्स, इनका साइज क्या होता है? इनका साइज होता है 19 क्रॉस 9 क्रॉस 9 सेंटीमीटर. और इस साइज का एक लॉजिक भी है. क्या लॉजिक है? देखो यहां पे ध्यान रखना है, लेंथ शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द विड्थ, ट्वाइस द विड्थ प्लस लेंथ विड्थ थिकनेस ऑफ मोर्टार जॉइंट प्लस मोर्टार जॉइंट. क्लियर है? देखो यहां पे हमारा लेंथ कितना, देखो 19 सेंटीमीटर. वो कैसे बना है? 2 इंटू 9 18 प्लस वॉट 1 सेंटीमीटर, डेट इज 10 mm मोर्टार. तो हम लोग जनरली अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो मोर्टार जॉइंट की थिकनेस क्या लेते हैं? इट इज ऑलवेज टेकन एज 10 mm. अब ऐसा हमने लेंथ और ऐसा डायमेंशन क्यों चुना? ताकि आप ब्रिक वॉल में अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग कर सके. आपने सुना होगा ना, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, एक्सेट्रा. So these type of bonding can be done only when we have this type of standard size. मतलब हमें हर वक्त इंश्योर करना पड़ेगा कि लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ विड्थ प्लस 1 मोर्टार जॉइंट. अब जब ब्रिक को हम वॉल में रख देते हैं, जो मोर्टार से ढक जाता है, तो विथ मोर्टार जो साइज होता है दैट इज नॉमिनल साइज. नॉमिनल साइज इज विथ मोर्टार, दैट इज विथ मोर्टार. अगर मोर्टार जॉइंट की थिकनेस विथ मोर्टार ऑफ थिकनेस अगर कुछ नहीं बोला गया तो यू विल ऑलवेज कंसिडर द मोर्टार ऑफ थिकनेस. हाउ मच? थिकनेस 10 mm. तो सारे डायमेंशन को 1 सेंटीमीटर से बढ़ा दो, है ना. जब हमारा ब्रिक जो है चारों तरफ मोर्टार से ढका हुआ है ना, एक तरफ का कंट्रीब्यूशन कितना लोगे? 5 mm का. ये देखो ब्रिक है मेरा, ये मोर्टार से ढका हुआ है, तो एक तरफ का कंट्रीब्यूशन हमने कितना ले रखा है? देखो 5 mm लोगे. दूसरा 5 mm कहां पे? वो दूसरे वाले ब्रिक को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है. दूसरे 5 mm का कंट्रीब्यूशन दूसरे वाले ब्रिक को मिल रहा है. एंड दिस इज ऑल्सो 5 mm अगेन, दिस इज ऑल्सो 5 mm अगेन. तो कितना हो जाएगा बताओगे जरा? 19 था ना, ये 19 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सो 20 क्रॉस 10 क्रॉस 10. तो सारे डायमेंशन को आप कितने से बढ़ा दोगे? सारे डायमेंशन को आप 1 सेंटीमीटर से बढ़ा दोगे व्हेन ब्रिक इज इनसाइड द मोर्टार. गॉट माय पॉइंट? तो जब ब्रिक को आप अटैच कर देते हो एक वॉल में, तब उसका डायमेंशन ये हो जाता है. दैट इज द डायमेंशन ऑफ द ब्रिक विथ मोर्टार. एंड दिस द स्टैंडर्ड साइज विदाउट मोर्टार. इसको नॉमिनल साइज बोलते हैं और इसको स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं. तो हमसे नॉमिनल साइज नहीं पूछा गया था, हमसे स्टैंडर्ड साइज पूछा गया था. तो ये भी ध्यान देना, एग्जाम वाले दिन स्टैंडर्ड साइज पूछ रहे हैं कि नॉमिनल साइज पूछ रहे हैं. देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए है भी एक डायमेंशन, 20 क्रॉस 10 क्रॉस 10. ये नहीं है सही आंसर. सही आंसर क्या है? बी. और देखो 18 क्रॉस 9 क्रॉस 9 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेंथ ऑफ द ब्रिक शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द विड्थ प्लस लेंथ ऑफ द मोर्टार जॉइंट. ऐसा क्यों? इसका लॉजिक मैंने समझा दिया. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज 19 क्रॉस 9 क्रॉस 9. करेक्ट आंसर क्या है? इट इज बी. तो बड़ी अच्छी बातें कर दी, काफी सारी बातें बताई मैंने ब्रिक के बारे में. बढ़ते हैं आगे. अब तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं. देखो कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन. इतने में तो पूछा ही गया है, इसके बाद देखो और इतने सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन. भर दिया है देखो पूरी लिस्ट को. देखो इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन. तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड साइज, नॉमिनल साइज, ये सब क्या होते हैं ब्रिक्स के. बढ़ते हैं आगे. दीज आर द मॉड्यूलर ब्रिक्स, स्टैंडर्ड साइज ब्रिक्स. एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक्स इज, एफ्लोरेसेंस समझते हैं ना, जो व्हाइट पैच आ जाता है वॉल के सरफेस पे या ब्रिक के सरफेस पे, दैट इज डिपोजिशन ऑफ व्हाइट फ्लफी और व्हाइट पाउडरी लाइक सब्सटेंस ऑन द ब्रिक सरफेस.
इज इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस में क्या होता है, जब कोई सॉल्ट्स होते हैं ब्रिक के अंदर तो क्या होता है, ये सॉल्ट्स पानी में वॉश ऑफ होके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, पानी तो उड़ जाता है, रह जाते हैं सॉल्ट्स, गिविंग वाइट पैचेस और डिपोजिशन ऑफ वाइट फ्लफी और वाइट पाउडरी लाइक सब्सटेंसेज ऑन द ब्रिक सरफेस। सो दिस इज नोन एज एफ्लोरेसेंस। ये देखा भी होगा आपने। सो एफ्लोरेसेंस का मेन कारण क्या है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन द व्हाट, इन द पेरेंट क्ले, या फिर जो पानी आप यूज कर रहे हो अगर वो सॉल्ट रिच हो जाए उस केस में भी हमारा एफ्लोरेसेंस काफी ज्यादा होगा। तो अगर हमारे ब्रिक में सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होगी, सॉल्ट कहाँ से आ रही है, तो क्ले से आ रही है, मिक्सिंग वाटर से आ रही है। तो अगर क्ले भी हमारा सॉल्ट्स में, सॉल्युबल सॉल्ट्स में काफी ज्यादा रिच है तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, it will lead to the formation of efflorescence on the brick surface। क्लियर है, सिंपल है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। The percentage of alumina in a good brick earth lies between, देखो बेसिक कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ क्या होते हैं, देखो सिलिका सबसे ज्यादा होता है, इट इज अराउंड 50 to 60%, देन एल्यूमिना 20 to 30%, लाइम लेस देन 5%, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। अब इसको याद क्या कैसे रखोगे, बड़ा सिंपल है, देखो ऐसे याद रखना, सलीम, SALIM शॉर्टकट है, देखो S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना, L फॉर लाइम, I फॉर आयरन ऑक्साइड एंड M फॉर मैग्नीशिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, सबसे ज्यादा सिलिका, फिर एल्यूमिना, फिर लाइम, फिर आयरन ऑक्साइड एंड लास्ट में मैग्नीशिया। फंक्शन क्या है, सिलिका स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है हमारे ब्रिक को। नेक्स्ट एल्यूमिना का काम क्या है, इट गिव्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक सो दैट हम उसको प्रॉपर शेप में मोल्ड कर सके। तो ब्रिक क्ले को प्लास्टिसिटी जो है एल्यूमिना से मिल रही है। लाइम का क्या काम है, इट कॉजेज और इट डिक्रीजेज द फ्यूजन पॉइंट ऑफ द सिलिका, ताकि वो मेल्ट हो सके, और ये सिलिका मेल्ट होके क्या करेगा, बाकी के सिलिका पार्टिकल्स को बाइंड कर देगा इन अ कंपोजिट होल मास। सो इट कॉजेज सिलिका टू फ्यूज ड्यूरिंग बर्निंग, that is melt, fuse का मतलब क्या होता है, melting and binding particles together into a composite mass, thereby providing strength to the bricks। and last next है iron oxide। iron oxide क्या कर रहा है, it provides red color to the bricks and improves impermeability and durability, ये भी fusion में help करता है, clear है। and lastly magnesia, ये yellowish tint देता है, ये impurity है वैसे तो brick earth clay में, and it gives a yellowish tint to the brick। सो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट। हमसे पूछा गया एल्यूमिना कितना होना चाहिए, तो 20 to 30% एल्यूमिना होना चाहिए। सो देखो सही आंसर मैच कर लेना, सही आंसर क्या हो जाएगा फिर 20 to 30%, तो इसी रेंज में आ जाएगा, डेट इज 10 to 30% को मैं क्लिक कर लूँ। अब सबसे बेस्ट आंसर तो यही है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वैसे करेक्ट आंसर तो 20 to 30% होना चाहिए, बट इस रेंज में हमारा ये आंसर मैच कर रहा है तो हम बी को क्लिक कर देंगे। गॉट माई पॉइंट। तो याद रखिएगा इतनी सारी बातें, ये कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखिएगा, इसको याद रखने का शॉर्टकट भी बता दिया, डेट इज सलीम, ऐसे याद रख लीजिएगा, बड़ा अच्छा शॉर्टकट है। बढ़ते हैं आगे, और इस शॉर्टकट के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे सिविल की गोली को, वहीं से मैंने रेफर किया, बड़ा अच्छा शॉर्टकट बनाया, वेरी गुड। तो दिस इज सिविल की गोली, है ना, ये गोली सिविल की है, सलीम। बढ़ते हैं आगे, बड़ा अच्छा शॉर्टकट बनाया, बढ़ते हैं आगे। So the minimum average compressive strength of common burnt clay brick of class 3.5, देखो class of the brick क्या बताता है, it signifies the compressive strength of the brick। तो अगर class 3.5 है, इसका मतलब strength, that is compressive strength of the brick is 3.5 MPa। ये मिनिमम क्लास है, ब्रिक की स्ट्रेंथ इससे तो कम नहीं होनी चाहिए। सो 3.5 MPa। सो क्लास 3.5 का मतलब क्या है कि एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए उसकी, 3.5 MPa होनी चाहिए। सो 3.5 MPa, या MPa को न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, बड़ा सिंपल सा सवाल था, सवाल में ही जवाब था। क्लास 3 पॉइंट, अगर बोले क्लास 10 का ब्रिक ले आओ तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 MPa। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ, देखो जो हॉलो ब्रिक्स होते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज परफोरेटेड ब्रिक्स। उनमें ना ऐसे परफोरेशंस होते हैं, हॉलो कैविटीज होते हैं उनमें क्या है, देखो इस तरीके से हॉलो कैविटी होती है,
इन हॉलो कैविटी में ऑब्वियसली ब्रिक अर्थ नहीं होगा, हवा होगी, एंड हवा इज अ और एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ हीट. सो ये एक तो हल्के होते हैं, लाइट इन वेट, एंड नेक्स्ट इनका क्या फायदा होता है कि ये जो है हमारा इंसुलेशन का काम करते हैं. तो इट मेक्स आवर बिल्डिंग मोर इंसुलेटेड और वॉल्स मोर इंसुलेटेड बिकॉज एयर इज द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट. सो हीट कंजम्पशन कम हो जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो जाएगा. कम इलेक्ट्रिसिटी में आप बिल्डिंग को कूल कर पाएंगे क्योंकि ये हवा जो है काफ़ी अच्छा इंसुलेशन का काम कर रही है. सो इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन ऑफ अगेंस्ट हीट. तो इंसुलेशन का काम होता है. कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेन तो फायदा होगा इंसुलेशन में. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? बी. बी इज द करेक्ट आंसर हियर. गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. For 1 cubic meter of brick masonry, the number of modular bricks needed is. So 1 मीटर क्यूब का ब्रिक मसनरी बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए? बहुत बढ़िया. ब्रिक मसनरी में ना नॉमिनल साइज यूज करते हैं ब्रिक्स का. तो नॉमिनल साइज हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है. व्हाट इज द नॉमिनल साइज? That is 20 cross 10 cross 10 centimeter. So number of bricks in 1 meter cube masonry निकाल लोगे और याद भी रखोगे. Number of bricks in 1 meter cube brick masonry is equal to brick masonry का मतलब क्या? with mortar. It is brick plus mortar. So हमने भी जो है dimension of brick with mortar लिया. That is 20 cross 10 cross 10. तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 into 10 raised to power 6 अपॉन में क्या करूंगा? देखो मैंने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया है. 20 into 10 into 10. सो डेट इज क्या हो जाएगा? ये काट पीट दो इसको. सो 10 to the power 3 अपॉन में 2 बचेगा. डेट इज 500. 1 मीटर क्यूब ब्रिक वॉल बनाने के लिए कितने ब्रिक्स चाहिए? 500 ब्रिक्स चाहिए. देखो कितने सारे पेपरों में ये सवाल पूछा गया है. ये तभी कर पाते जब आपको नॉमिनल साइज पता होता ब्रिक का, नहीं तो नहीं कर पाते. एंड दिस नॉमिनल साइज इज विथ मोर्टार. ब्रिक प्लस मोर्टार का है, तो अलग से मोर्टार का वॉल्यूम अब कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 मीटर क्यूब विथ मोर्टार है. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज हाउ मच? सी. दैट इज 500. तो 500 ब्रिक्स चाहिए 1 मीटर क्यूब ब्रिक मसनरी बनाने के लिए. बढ़ते हैं आगे. देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स आर. तो ब्रिक बनाने के लिए सबसे बढ़िया क्ले कौन सी है? वेदर्ड क्ले. देखो आपने देखा होगा आफ्टर डिगिंग द सॉइल उसकी स्क्रीनिंग वगैरह कर देते हैं, मतलब उसमें से जो भी बड़े स्टोन्स वगैरह वो निकाल देते हैं. उसके बाद है ना क्ले को एक हीप बना के छोड़ देते हैं मोल्डिंग से पहले. क्यों? ताकि क्ले की वेदरिंग हो जाए. वेदरिंग से क्या होगा? क्ले ज्यादा होमोजीनियस हो जाएगी और उसमें जो भी इंप्योरिटीज है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है. तो इसीलिए ना क्ले को हम वेदर होने देते हैं. दैट इज क्ले इज सब्जेक्टेड टू वेदरिंग एक्शन. उसके लिए क्या है? उसको बस एक्सपोज करके छोड़ देते हैं इन हीप मास फॉर अराउंड 1 मंथ. उसमें क्या है? क्ले होमोजीनियस भी हो जाती है और क्ले में जो भी एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज है वो सब ऑक्सीडाइज भी हो जाती है. तो हम वेदर्ड क्ले यूज करते हैं. वेदर्ड क्ले यूज करते हैं. क्लियर है? ब्लैक कॉटन सॉइल तो ऑब्वियसली नहीं यूज करते. तो बहुत खराब सॉइल है, इसमें तो स्वेलिंग श्रिंकेज काफी ज्यादा होता है. तो फालतू की बातें. सबसे बढ़िया आंसर क्या है? इट इज अ वेदर्ड सॉइल और वेदर्ड क्ले. और वेदर्ड क्ले क्यों यूज करते हैं तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया. बढ़ते हैं आगे. Which of the following defect appears due to presence of alkalis in the bricks? तो अगर alkalis बहुत ज्यादा है तो वो सल्फेट्स बनाएंगे, है ना. सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम सल्फेट एक्सेट्रा बनाएंगे. और ये जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं ये क्या करेंगे? पानी के साथ वॉश ऑफ होकर सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट फ्लफी सब्सटेंसेस और वाइट पैचेस ऑन द ब्रिक सरफेस एंड दिस इज नोन एज एफ्लोरेसेंस. तो एल्कलीज बहुत ज्यादा होने से हमारा एफ्लोरेसेंस बहुत ज्यादा होगा ब्रिक में. तो करेक्ट आंसर इज डी है. ब्लोटिंग, ब्लैक कोर, क्रैक्स इस कारण से नहीं है. इट इज एल्कली के कारण क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन एफ्लोरेसेंस. ये तो अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स इन ब्रिक्स है, पता होना चाहिए आपको. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट. ठीक है. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन 15 क्वेश्चन. इसमें क्या बोला जा रहा है?
मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ क्लास ए ब्रिक शुड बी, कितना होना चाहिए? देखो मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्लास ए ब्रिक कितनी होती है? दैट इज हाउ मच? 10.5 MPa। इसको क्या करो आप, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, बहुत ही सिंपल है। 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, MPa को न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं, नहीं तो आंसर नहीं मैच कर पाएंगे। जी को क्या मान लिया मैंने, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन को आप केजी में कन्वर्ट कर दो, तो क्या लिखोगे, 10.5 इंटू क्या करूंगा, 10 रेज़ टू पावर -1, तो एक केजी में चला गया। और है ना, आप क्या करो, mm स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दो, आप mm स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दिस विल बी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको काट पीट लो तो कितना आ जाएगा, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल मिला के याद रखना 1 MPa इज इक्वल टू कितना होता है, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे याद कर लेना। 1 MPa इज इक्वल टू 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर जी की वैल्यू क्या ले ले, 10 हम लोग, और जी की 9.81 लेंगे तो ये 9.81 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10.5 को, तो क्या हो जाएगा, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यूनिट्स का खेल था और कुछ नहीं था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। तो लगभग 10 MPa के आसपास अगर आप ऐसे याद रखते तो सही आंसर क्लिक कर ही लेते आप, कोई बड़ी बात नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी हियर, गॉट माय पॉइंट। बाकी ये कैलकुलेशन आपको समझाई दी कैसे, यूनिट्स का खेल था और कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हमने ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं आप लोगों के लिए। सो द टर्म फ्रॉग मीन्स, फ्रॉग का मतलब क्या होता है, हमारे ब्रिक में ना एक कैविटी होती है, उसको बोलते हैं फ्रॉग। इसका डायमेंशन लगभग 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर होता है। और ये कैविटी क्यों देते हैं, एक तो ब्रांडिंग के लिए, है ना, ब्रिक का ब्रांड इसी कैविटी में छापा जाता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, ये डिफरेंट लेयर्स के बीच में ना की बनाने का हेल्प करता है ना। हम लोग जब भी ब्रिक को ले करते कैसे ले करते हैं कि आपका जो है फ्रॉग ऊपर की तरफ हो, और फिर जो है इस फ्रॉग में मोर्टार भर देंगे, तो इट विल हेल्प अस टू फॉर्म अ की बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। सो शियर स्ट्रेंथ देता है लेयर्स के बीच में। सो फ्रॉग इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप सरफेस and it is useful in providing a key between mortar and bricks. तो between different layers के बीच में ना ये shear key की तरह काम करता है। तो this is the function of the frog. तो frog का function आप समझ ही गए। So correct answer क्या होगा? So a depression on the face of the brick, it is actually known as a frog. So correct answer क्या है इसका? B is the correct answer. तो एक depression होता है on the face of the brick, that is actually known as frog. Clear है? तो फ्रॉग का मतलब ये है। बाकी इस पीपीटी के लिए आई वुड like to give special thanks to Civil Kigoli, who is helping me a lot in preparing these beautiful PPTs which I am presenting to you, and these PPTs will surely help you in your preparation or revision for SSC JEE. So मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, do like our channel, do subscribe our channel for these beautiful video notifications। तो जब भी कोई नोटिफिकेशन या अभी भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल जाएगा, और उसके लिए एक सिंपली बेल आइकॉन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बेल आइकॉन को क्लिक करने से क्या होगा कि जो भी हमारे चैनल में नई वीडियोस आ रही है वो आपको मिलते चली जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना है, बिकॉज योर कमेंट गिव्स अस इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हमारी वीडियोस पे, हम उतनी जल्दी वीडियोस बनाते चले जाएंगे आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय, टेक केयर।